औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हमारा गिरा हुआ खासदार शक्ति कपूर बोलता है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह आले गेले मेले और संपले। अरे शक्ति कपूर, मैं तेरे को बता दूं कि तू भी जितने स्पीड से आया था, आमदार बना, बाला साहब अम्बेडकर की वजह से खासदार बना और बाला साहब अम्बेडकर की वजह से खासदार बना, और उतनी स्पीड से तू रिवर्स आएगा और उतनी स्पीड से तेरा खेल यहाँ खत्म होगा। पूर्वमध्ये अफसर खान हे उमेदवार आहेत, की निशाणी गॅस सिलेंडर आहे, तेव्हा गॅस सिलेंडर समोरचं बटन दाबून आपण यांना विजयी या ठिकाणी करायचा आहे। आज ऐतिहासिक आमखास मैदान पर वंचित बहुजन अघाड़ी की जाहिर सभा होने जा रही है। दोस्तों आज आवाज थोड़ी बैठी हुई है, लेकिन मेरे नेता आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर, इसके चाहे राष्ट्रीय हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर, प्रदेश अध्यक्ष रेखाताई ठाकुर और हमारे सभी पदाधिकारी और हमारे 9 के 9 उम्मीदवार मंच पे बैठे हुए, मेरे दोस्त जावेद भाई, अंजन सालवे और तमाम उम्मीदवार, आज आप लोग सब बैठ गए तो बाला साहब आ गए हैं। अभी हम 5-5 मिनट लेंगे और आदरणीय हमारे नेता बाला साहब अम्बेडकर, जिन्होंने तबीयत खराब हुई, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी उनकी हुई और उसके बाद भी अपने समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए, एससी समाज के लिए और सभी समाज के लिए लड़ने का अगर कोई काम करते, एंजियोग्राफी होने के बाद अगर मार्केट में कोई नेता निकला है तो बाला साहब अम्बेडकर निकला है। क्योंकि आज महाराष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अनेक दलित समाज पर और मुस्लिम समाज पर जो जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहा है, उसके लिए सिर्फ आवाज उठती है महाराष्ट्र और देश में, तो सिर्फ बाला साहब अम्बेडकर की आवाज उठती है। बाला साहब अम्बेडकर सभी समाज को न्याय देने का काम करते हैं और सभी समाज को साथ में लेकर चलते हैं। आपको मैं बता दूं कि वो महाराष्ट्र के इलेक्शन होने जा रहे हैं और महाराष्ट्र के अंदर 200 से सीट हमारी लड़ रही है। हमको अगर इंसाफ की लड़ाई लड़ना है, बाला साहब के हाथ मजबूत करना है, तो हमारे ज्यादा से ज्यादा वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार को आपको चुनकर देना होगा। और आप अगर देंगे तो बीजेपी की जो सरकार है, जातिवाद जो सरकार है, उसको उखाड़ के फेंकने का काम हमको और आपको मिलकर करना पड़ेगा। और आज आपने देखा होगा कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हमारा गिरा हुआ खासदार शक्ति कपूर बोलता है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह आले गेले मेले और संपले। अरे शक्ति कपूर, मैं तेरे को बता दूं कि तू भी जितने स्पीड से आया था, आमदार बना, बाला साहब अम्बेडकर की वजह से खासदार बना और बाला साहब अम्बेडकर की वजह से खासदार बना, और उतनी स्पीड से तू रिवर्स आएगा और उतनी स्पीड से तेरा खेल यहाँ खत्म होगा। तू भी आला गेला मेला था, संपला है तुझा विषय थे। और वो शक्ति कपूर भाषण कर रहा था, उसकी मैंने क्लिप देखा, ऐसा इमोशनल हो रहा है जैसे बता रहा है कि सब लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसे बता रहा है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, मुझे नहीं चाहिए आमदार, मुझे नहीं चाहिए खासदार, और तुम लोगों की अगर जिनकी माँ है तो उनकी खिदमत करो। अरे ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था, लोगों को इमोशनल कर रहा था। तू पत्रकार जब था, तू जब पत्रकार था तो 17 साल तू पुणे में था, माँ तुम्हारी यहाँ थी। इमोशनल ब्लैकमेल मेरी कौम और मिल्लत को मत कर। आपने देखा होगा कि पूर्व मतदार संघ से और सेंट्रल मतदार संघ से जब तक के ये समीकरण दलित और मुस्लिम का बैठेगा नहीं, न
मध्य से सीट चुनकर आएगी, न पूर्व से सीट चुनकर आएगी, न पश्चिम से सीट चुनकर आएगी। आदरणीय बाला साहब ने एक निर्णय लिया है कि आज देख लो, महाराष्ट्र के अंदर अगर सबसे ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार दिया है तो हमारे नेता आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर साहब ने ओबीसी को दिया, एससी को दिया, एसटी को दिया। एक न्याय अगर महाराष्ट्र में और देश में सब समाज के साथ करते हैं तो आदरणीय नेता हमारे बाला साहब अम्बेडकर करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जब सिर्फ कोई फोटोज लेके आ रहे थे तो उनके ऊपर गुनाह दाखिल हो रहा था। फोटोज लेने के आने के बाद गुनाह दाखिल हो रहा था। तो हमारे आदरणीय नेता जो जुल्म अन्याय अत्याचार मेरी कौम और मिल्लत को हो रहा था, हमारे आदरणीय नेता वहां पर ज़ियारत करने के लिए गए और बोले डिपार्टमेंट को सबको अगर केस करना है तो मुझ पर करो, क्योंकि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कोई बाहर के यात्री रहती नहीं है। वो इस देश पे 50 साल से ऊपर उन्होंने राज किया और वहां पर ज़ियारत करना या वहां पे जाना कोई जुल्म अन्याय अत्याचार नहीं है। लेकिन ये शक्ति कपूर उसके वहां धरने में सिर्फ फोटो लेके आ गए तो बोल रहे ये मेरे लोग नहीं है। देखो कितना डरता है केस से, मेरे लोग नहीं है। अरे तेरे लोग है या नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज के कौम और मिल्लत के तो लोग वहां पे देना, और तू कौम और मिल्लत के लोगों पे गुनाह दाखिल करवा देता है। उधर जाके देशी दारू तोड़ता है, 5 लाख रुपए हफ्ता बांध लेता है। उधर जाके वाइन शॉप पे बात करता है, 5 लाख रुपए हफ्ता बांध लेता है। उधर गुटके वाले के पास जाकर रेट मारता है, अनवर के साथ पार्टनर बन जाता है। रेती का धंधा वो खुद करता है और बायोडीजल में 3 लोगों के साथ पार्टनर बनता है और हजारों करोड़ रुपए कमाने का काम वो शक्ति कपूर ने किया। और जब कौम और मिल्लत का जब जुल्म हो रहा था किराड़पुरे में राम मंदिर में, जब बटन प्लेयर बोल के मेरे नौजवान साथियों को 100 बच्चों को अंदर करने का काम ये शक्ति कपूर ने किया। और अफसर खान डंके की चोट पे वहां पर खड़े रह के 1 महीना रमजान के महीने में मेरी माँ बहनें रो रही थी, चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन ये अफसर खान पूरा 1 महीना वहां खड़े रह के अपनी माँ बहनों को विश्वास दिलाया कि जब तक कि आपका एक बच्चा आपके घर नहीं पहुंचाएगा ये अफसर खान भी आपके साथ ईद नहीं मनाएगा। और अफसर खान ने वही काम किया, एक बच्चे को कोर्ट से छुड़ा के जेल पे जाके एक बच्चे को अपने घर पे छोड़ने का काम किया और छोड़ा। और ये उस टाइम माँ बहनें रो रही थी, चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, टेरिस पे बैठ के पार्टियां मना रहा था। तो ये कौम और मिल्लत का हमदर्द, अरे ये तो दल्लाल है, दल्ला है, ये सेटिंगबाज है। आपने देखा होगा वो बोल रहा है कि अभी हम सिर्फ 16 सीट लड़ा रहे हैं। कितने सीट? 16। अरे शक्ति कपूर तेरे फॉर्म से भी 20 गए। महाराष्ट्र के फॉर्म तूने यही रखा था, पूरे महाराष्ट्र में 20 फॉर्म गए और 4 जगह तूने सेटिंग किया। पश्चिम में अरुण बड़े जो 12 साल से काम कर रहा था उसका टिकट काटने का तूने काम किया। तूने सिल्लोर में उम्मीदवार नहीं दिया, तूने वैजापुर में 5 करोड़ लेके वहां से वहां भी उम्मीदवार नहीं दिया। अनेक लोगों को तू सेटिंग बाज है, सेटिंग प्लेयर है, तू सिर्फ सेटिंग करता है। और आपको बता दूं कि रामगिरी महाराज हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, तो रामगिरी महाराज को इसने 50 लाख रुपए देकर उसके मठ में हाल बनाया है। उसके भी सारे फोटोज मेरे पास आ गए हैं। और अगर राम जी महाराज हमारे हुजूर की शान में अगर तू गुस्ताखी करता है तो अफसर खान, अगर तुम लोग मुझे हिम्मत देते, ताकत दो, अगर तुम लोग ताकत देते हैं तो रामगिरी के महाराज में घुस के उसके नष्ट नाबूद नहीं करूंगा तो अफसर खान नहीं करूंगा। और वो 1.5 फुटिया नीतीश राणे कहता है कि मुसलमानों की मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारूंगा, तो इस स्टेज से तेरे को चैलेंज करता है नीतीश राणे, तो हमारी मस्जिद की सीढ़ी पर तो आके बता, तू वापस नहीं जाएगा, ऐसा मैं कहता हूं। और दूसरी बात मैं बता दूं, राज ठाकरे कहता है कि हमको सत्ता में लाओ, हम सत्ता में आएंगे। राज ठाकरे तेरे को भी इस स्टेज से चैलेंज करता हूं कि मस्जिद के भोंगे उतारने तो बहुत दूर की बात है, अगर तू मस्जिद के भोंगे तक जाएगा तो तेरा हाथ वहीं रखने का काम ये अफसर खान करेगा।
आदरणीय बाला साहब को सुनना है। एक शेर के साथ अपनी जगह लेता हूँ। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सब समाज बाला साहब अम्बेडकर साहब को साथ लेके चलो। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, ये शम्मा क्या मुझे जिससे रोशन खुदा करे। हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं, ये जमाना खुद हमसे है, हम जमाने से नहीं। अल्लाह हाफिज, जय भीम, जय भीम, आदाब। आने वाली 20 तारीख को आप सबको सुबह सुबह उठकर जितने भी हमारे जिले में उम्मीदवार खड़े हैं उन सबको मतदान कीजिए। आपका एक एक वोट कीमती है। सवेरे उठकर 7 बजे आपने लाइन लगाकर सभी उम्मीदवार को कामयाब कीजिए। और मेरा पूर्व में बटन नंबर 4 है, भारी अक्षर से दबा के विधानसभा में भेजो। गौर गरीब लोग, दलितों पे जो अन्याय अत्याचार हो रहा, मुसलमानों पे जो अन्याय अत्याचार हो रहा, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों को मुझे भेजना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। बोलने अगोदर मी या ठिकाणी औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवार जे आहेत त्यांची नावं मी आपल्या समोर या ठिकाणी वाचतोय। 108 पश्चिम मध्ये अंजन लक्ष्मण साळवे हे उमेदवार आहेत। 107 मध्ये मध्य जावेद कुरेशी हे उमेदवार आहेत। 109 पूर्व मध्ये अफसर खान हे उमेदवार आहेत। 111 गंगापूर मध्ये अनिल चंडेलिया हे उमेदवार आहेत। 106 फुलंब्री मध्ये इंजिनियर महेश कल्याणराव निनोळे हे असणारे उमेदवार आहेत। 110 पैठण या मतदारसंघामध्ये अरुण काका गोडके हे उमेदवार आहेत। 112 वैजापूर या ठिकाणी इंजिनियर किशोर जेजुरीकर हे उमेदवार आहेत। 104 सिल्लोड बनेका पठाण आहेत आणि 105 कन्नड आयाज शहा हे सर्व उमेदवार आहेत। या सर्व उमेदवारांची निशाणी गॅस सिलेंडर आहे। तेव्हा गॅस सिलेंडर समोरचं बटन दाबून आपण यांना विजयी या ठिकाणी करायचा आहे। डॉक्टर बाबासाहेब यांनी औरंगाबाद एक शिक्षणाचं माहेरघर व्हावं या दृष्टीने पूर्ण प्रयत्न केला। मिलिंद महाविद्यालय या ठिकाणी उभं केलं। हेतू हा होता की एकदा माणूस शिकला ते गुरखायला सुरुवात कर। शिक्षण मिळालं की त्याला स्वतःचं बरं वाईट कळायला सुरुवात आणि म्हणून बाबासाहेब म्हणत असत की शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे आणि जो कोणी पिईल तो असणारा गुरखल्याशिवाय राहणार नाही अशी असणारी परिस्थिती आहे। पण आज एक वेगळं संकट या ठिकाणी आलेलं आहे हे आपण लक्षात घ्या। एका वेगळं संकट आलेलं आहे। ओबीसी वरती सुद्धा तेच संकट आलेलं आहे। एससी एसटी वरती सुद्धा तेच संकट आलेलं आहे। आणि मुस्लिम समूह ज्यांना 5% आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलेलं आहे ते लागू करा म्हणून अशी मागणी मागतात ही परिस्थिती आहे। आज ओबीसीचं आरक्षण पूर्णपणे धोक्यात आले। विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर
विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर एक 7-8 दिवस सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आला. त्या निर्णयामध्ये सुप्रीम कोर्टाने असं म्हटलंय की ग्रामपंचायत असेल, पंचायत समिती असेल, जिल्हा परिषद असेल, नगरपालिका असेल, महानगरपालिका असेल, या ठिकाणी ओबीसीची जनसंख्या किती, ओबीसीची जनसंख्या किती ही माहित नाही. शासनाने आमच्या समोर ती काही सादर केली. आम्ही शासनाला अनेक वेळा विचारलं, पण शासनाकडून उत्तर मिळालं नाही. आणि म्हणून सरसकट 27% आरक्षण देणं हे कायद्याला धरून नाही. आणि म्हणून त्यांनी महाराष्ट्र शासनाला आदेश दिला की आपल्याला असणारा स्थानिक स्वराज्य संस्थेतल्या निवडणुका घ्यायच्या आहेत, त्या आपण निश्चितपणे घ्या, पण घेत असताना ओबीसीना आरक्षण राहणार नाही हे आपण असताना लक्षात ठेवा. जे ओबीसीचं आरक्षण त्यांनी स्थगिती केलंय. का स्थगिती केलंय तर ग्रामपंचायत असेल, जिल्हा परिषद असतील, पंचायत समिती असेल, नगरपालिका असेल, महानगरपालिका या हद्दीमध्ये ओबीसींची टक्केवारी किती ही माहित नाही, म्हणून त्यांनी स्टे दिलाय. अशी परिस्थिती आहे. ती टक्केवारी मिळाली की त्या प्रमाणात आपल्याला सुरुवात करता येईल असं सुप्रीम कोर्ट म्हणतंय. मित्रो, अचानकपणे असताना जरांगे पाटील यांनी माघार घेतली. माघार का घेतली तर त्यांच्या हातामध्ये एक हत्यार आलं. काय हत्यार आलं तर हा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय एक हत्यार आलं. उद्याची विधानसभा संपेल, नवीन सभागृह स्थापन होईल आणि नवीन सभागृह स्थापन झालं की त्या सभागृहामध्ये पुन्हा एक ठराव मांडला जाईल हे आपण लक्षात घ्या. त्या ठरावाचा आशय हा आहे आणि राहणार आहे की सुप्रीम कोर्टाने जनगणना झाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्याच्या निवडणुका मान्य होणार नाही, आरक्षण मान्य होणार नाही. आणि म्हणून जनगणनेचा ठराव हे सभागृह करते. पण हे सभागृह ठराव करत असताना हेही नमूद करते की सुप्रीम कोर्टाने ओबीसीची टक्केवारी किती ही माहीत नसल्यामुळे त्यांनी स्थगिती दिलेली आहे. त्याच पद्धतीने हे सभागृह ओबीसीचं शैक्षणिक आणि नोकऱ्यातलं आरक्षण यालाही स्थगिती आदेश देते. आकडेवारी आली, डेटा आला किंवा आपण त्याला लागू करू अशी असणारी परिस्थिती. मित्रो, ओबीसीचं आरक्षण संपवण्याची प्रक्रिया सुरुवात झाली. मी तमाम ओबीसीला आवाहन करतो की भर पावसामध्ये वंचित बहुजन आघाडीने आरक्षण धरून यात्रा काढली नसती तर अनेक गावं पेटली असती. अशी परिस्थिती, अनेक गावं पेटली, ओबीसींची घरं जळाली. 77-78 साली नामांतराच्या वेळेस काय झालं ते मी पाहिलेलं आहे, अनुभवलेलं आहे, बघितलेलं आहे. ते पुन्हा होऊ नये म्हणून आपण असताना भर पावसामध्ये यात्रा काढून इथलं वातावरण नुसतं शांत केलं नाही तर ओबीसीना एक दिलासा दिला की आम्ही वंचित बहुजन आघाडी हा आपल्या पाठीशी काम करेल. आज आपण बघत असाल की भारतीय जनता पक्षाचं नवीन स्लोगन निघालं, बटेंगे तो कटेंगे. अरे बाबा, बटेंगे कोण ते तर पहिल्यांदा सांगा.
इथली वाटणी झाली, इथली वाटणी झाली है, बंटना बन चुका है। एक तरफ ओबीसी है और दूसरी तरफ मराठा है। वाटणी झाली, ओबीसी म्हणतो मी मराठ्याला मतदान देणार नाही आणि मराठा म्हणतो मी ओबीसीला मतदान देणार नाही। वाटणी तर झाली, बटेंगे तो पूरा हो गया। त्याला हातभार कोणी लावला तर भारतीय जनता पक्षाने हातभार लावला, त्याला हातभार कोणी लावला तर काँग्रेसने हातभार लावला, त्याला हातभार कोणी लावला तर शरद पवारांनी त्याला हातभार लावला। मी त्या ओबीसीला विचारतो, तुम्हाला आरक्षण पाहिजे की नको आहे? आरक्षण पाहिजे असेल तर वंचित बहुजन आघाडीला मतदान करा, हे आवाहन मी आपल्या सगळ्यांना या ठिकाणी करतो। जे सांगितलं जात आहे की धर्म खतऱ्यामध्ये आहे, मी ओबीसीला विचारतो, जाहीर विचारतोय, आपल्या घरातला जो देवारा आहे, वाड वडिलांपासून आलेला देवारा जो आहे, हा देवारा ज्या दिवशी आपल्या घरातून आपण काढणार त्या दिवशी धर्मावरती संकट आले असा मानणारा मी आहे। पण जोपर्यंत ओबीसी घरामधल्या असणाऱ्या देवाऱ्याची पूजा अर्चा करत राहील तोपर्यंत धर्मावरती कुठलं संकट नाही, हे आपण असताना लक्षात घ्या। संकट जे आलेलं आहे ते आरक्षणावरती आलेलं आहे आणि आणणारे कोण आहेत तर काँग्रेस हे आहे आणि भारतीय जनता पक्ष, या दोन्ही आघाड्या आहेत, हे आपण लक्षात घ्या। आणि म्हणून ओबीसीनं सावधान। आज घरामध्ये तलाठी आहे, आज घरामध्ये ग्रामसेवक आहे, अधिकारी आहे, डॉक्टर आहे, इंजिनियर आहे आणि अनेक ठिकाणी हॉस्पिटल्स उभ्या केल्या तशी असताना परिस्थिती। याचे कारण आरक्षण मिळा, याचं कारण आरक्षण मिळा आणि उद्याच हे आरक्षण बंद झालं तर हा कारखाना बंद होईल आणि कारखान्याला आरक्षणाला टाळं लागलं तर असणार आपला फायदा कसा होणार याच्याकडे पाहणं महत्वाचं आहे। आणि म्हणून ओबीसीने वंचित बहुजन आघाडीच्या पाठीमागे उभं राहावं असं आवाहन मी या ठिकाणी करतो। त्याचबरोबर इथे एससी एसटी जे आहे त्याचं आरक्षण तर संपलंय असं मी म्हणेन। काँग्रेसच्या नादी लागलात लोकसभेला, आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आला। काय निर्णय आला की एससी एसटी मध्ये वर्गीकरण झालं पाहिजे आणि वर्गीकरणाबरोबरच क्रीमी लेयर सुद्धा लागू झालं पाहिजे। ओबीसी मधलं क्रीमी लेयर वेगळं आहे, एससी मधलं क्रीमी लेयर वेगळं आहे, एससी आणि एसटी मधलं क्रीमी लेयर वेगळं आहे। ओबीसीचा क्रीमी लेयर मध्ये तुम्हाला जाताना 15 लाखाच्या उत्पन्नामध्ये 15 लाख उत्पन्नाच्या आतमध्ये असाल तर तुम्ही क्रीमी लेयर मध्ये जात नाही। परंतु एससी एसटी साठी सुप्रीम कोर्टाने क्रीमी लेयर ठरवत असताना त्यांनी वेगळा निकष लावला, ही आपण लक्षात घ्या। तो निकष काय आहे? एका कुटुंबामध्ये एकाने आरक्षणाचा लाभ घेतला असेल, एकाने कुटुंबातल्या व्यक्तीने आरक्षणाचा लाभ घेतला असेल तर ते कुटुंब क्रीमी लेयर मध्ये येतं असं नमूद केलेलं आहे।
क्रीमी लेअर मध्ये येतो असं नमूद केलेलं आहे. आणि म्हणून ज्यांनी फायदा घेतलाय, आरक्षणाचा लाभ घेतलाय, तो क्रीमी लेअर मध्ये गेलाय हे आपल्याला मान्य आहे का? पहिल्यांदा असताना मला सांगा. ज्याला मान्य आहे त्यांनी हात वरती करावं, ज्याला मान्य नाही त्यांनी आता हात वरती करावं. वेळ होत आलेला याची मला जाणीव आहे. मी आपल्या सगळ्यांना सरळ आवाहन करतोय की आत्ताचा लढा हा आरक्षण वाचवण्याचा लढा आहे. आणि आरक्षण वाचवायचं असेल तर आमदाराशिवाय वाचू शकणार नाही हे आपण लक्षात घ्या. त्याचा आंदोलन करून, सेमिनार घेऊन हायकोर्टाचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा रद्द करता येणार नाही. तो रद्द करायचा असेल तर लोकसभेला आणि विधानसभेलाच अधिकार आहे हे लक्षात घ्या. आणि उद्या हा अधिकार वापरायचा असेल तर आमदार असल्याशिवाय वापरता येणार नाही. आणि म्हणून इथल्या फुले शाहू आंबेडकरी मतदाराने, ओबीसीच्या मतदाराने गॅस सिलेंडरचं बटन दाबून आपण या सगळ्या उमेदवारांना प्रचंड मताने विजयी करा हे आवाहन करतो आणि आपली रजा घेतो. जय भीम, जय भारत.